तो बेटा कक्षा 11 के बच्चों, हमारा जो चैप्टर चल रहा था उसमें आप लोगों ने दो प्रॉब्लम पूछी बाद की जो मैं समझ पाया। क्वेश्चन नंबर 29 तो मैंने करा ही दिया था। तुम लोगों ने पूछा है क्वेश्चन नंबर 31 और 32। बेटा देखो 31वां क्वेश्चन, 31 में इसने बोला है 500 रुपए की धनराशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 10 वर्षों में क्या हो जाएगी। तो इसको तो आप चक्रवृद्धि ब्याज से ही कर लो भाई। आप देखो 500 रुपए धनराशि, तो बेटा प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो कितना है, 500 रुपए है आपका, और 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज। तो बेटा आर की जो वैल्यू है वह आपकी 10% चक्रवृद्धि 10 वर्षों बाद, तो एन का जो मान है आपके पास वह 10 वर्षों। बेटा अब क्या दिक्कत आ गई इसमें, ए बराबर पी 1 प्लस आर बटे 100 और पूरी की पावर एन, इसमें आप मान रख दें। ये फॉर्मूला तुम्हें पता ही होगा। उसके बाद बेटा आप लोग पूछ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 32, यदि किसी द्विघात समीकरण के मूलों के समांतर माध्य एवं गुणोत्तर माध्य क्रम से 8 और 5 है तो द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप मूल मान लें, माना मूल अल्फा व बीटा है, तब समीकरण होती है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। अरे 10वीं से आप लोग याद करो। अब अल्फा बीटा के बारे में क्या दिया है इसने, यदि किसी द्विघात समीकरण के मूलों के समांतर माध्य, तो मूलों का जो समांतर माध्य है यानी अल्फा प्लस बीटा बाई 2 जो है आपके पास वो दिया है 8। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो अल्फा प्लस बीटा बराबर 16। अब इसने क्या दिया दूसरा, मूलों का गुणोत्तर माध्य 5। तो मूलों का गुणोत्तर माध्य यानी अल्फा बीटा का रूट, ये कितना दिया आपका 5। तो यहां से अगर आप अल्फा डॉट बीटा निकालो तो ये हो गया 25 समीकरण नंबर 2। अब ये कह रहा है आपका, तो आप अल्फा बीटा का मान याद कीजिए। तो भाई अल्फा बीटा का मान क्या होगा आपके पास, भाई अल्फा बीटा के मान के दोनों समीकरण हल कर लो आप। अब दोनों समीकरण कैसे हल होंगे, अब या तो आप अल्फा का मान 16 माइनस बीटा रख दो ऐसी, भाई अल्फा डॉट बीटा, बीटा का जो मान है आपका 16 माइनस अल्फा बराबर 25, अल्फा के अंदर गुणा 16 अल्फा माइनस अल्फा स्क्वायर बराबर 25। अब आप अल्फा को इधर ले आओ तो अल्फा स्क्वायर माइनस 16 अल्फा प्लस 25 बराबर 0। तो द्विघात समीकरण बन गई। तो जब द्विघात समीकरण बन गई तो आप अल्फा का मान निकालो यहाँ से। भाई 25 कैसे टुकड़े करो जिनका योग कितना हो 16। अब वो देखो कितने होंगे भाई। तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे, या फिर इसको कहीं से करो आप क्या होता है उसरी धराचार्य। तो अल्फा बराबर माइनस बी, तो यानी प्लस 16 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर, 16 का कितना होता है 256 माइनस 4ac। तो 4ac का मतलब मुझे लग रहा 100 आ जाएगा अपॉन में 2 इंटू। तो यहाँ से अल्फा का मान जो भी आएगा आपके पास उसको आप ज्ञात करें, फिर बीटा का ज्ञात करें और फिर आप यहाँ मान रखें, तब जाके आपके आंसर आएंगे। और सुनो, तुम्हें इतना बड़ा क्वेश्चन करने की जरूरत ही नहीं है। लो हम भी परेशान हो रहे हैं यहाँ से, क्या जरूरत है इसको करने की। जब मान आपके पास है अल्फा प्लस बीटा 16, तो यहाँ आप रखो एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस अल्फा बीटा 25 बराबर 0। दिस इज द आंसर। आपको हल करने की जरूरत ही नहीं है। जब आपसे पूछ रहा है कि अल्फा बीटा का मान कितना होगा, वो आपने रख दिया, और उसके बाद जो पूछ रहा है वो आपने रख दिया, बस हो गया काम। तो बेटा मुझे नहीं लगता और कोई प्रॉब्लम थी इसमें। मेरे तो याद जहां तक है 31-32 ही है, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कोई प्रॉब्लम थी तो आप फिर से वही ग्रुप में लिखें, फिर से उसका इलाज किया जाएगा। तो बेटा इससे आगे का जो है वो डिलीटिंग सिलेबस से आप मिलाओ। जो डिलीट वाला सिलेबस है उसमें इससे अगला पार्ट नहीं है। तो बेटा अब हम शुरू करते हैं सरल रेखाएं। आप लोग सभी हेडिंग डालें सरल रेखाएं। देखो भाई सरल रेखाओं का भी जो है वो यही है कि आप लोग एक पूरा थ्योरी को समझ लें कि थ्योरी क्या कह रही है। अगर थ्योरी आपकी समझ में आ गई फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। अगर थ्योरी ही समझ में नहीं आई फिर तो आप चैप्टर को कैसा ही पढ़ते रहे, दिक्कत आएगी ही आएगी। तो सबसे पहले बेटा सरल रेखाओं के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको अक्ष की जानकारी होनी जरूरी है। इट इज एक्स, इट इज एक्स डैश, इट इज वाई, इट इज वाई डैश, सभी को पता है। उसके बाद इधर की तरफ को हम चलते हैं 1 2 3 4
इधर को चलेंगे तो -1, -2, -3, ऊपर को चलेंगे 1, 2, 3, 4, नीचे को चलेंगे -1, -2, -3, -4। सभी को जानकारी है इस चीज की। अब बात आती है ये x है, ये x डैश है, तो y इनके बीच में पार्टीशन, ये इनको डिवाइड कर रहा है कि इधर x का कैसा भाग है धनात्मक और इधर x का कैसा भाग है ऋणात्मक। तो बेटा जब आप कहीं पर ऑर्डर्ड पेयर लिखते हो तो ऑर्डर्ड पेयर में पहला मान किसका होता है x का और दूसरा मान किसका होता है y का। याद करो आप लोग, पहला मान होता है x का, दूसरा मान होता है y का। तो इधर की तरफ x का जो मान है वो कैसा है प्लस और इधर की तरफ x का जो मान है वो कैसा है माइनस। अब आप y-अक्ष पे आओ। भाई y-अक्ष पे आप देख रहे हो x जो है इनका पार्टीशन कर रहा है, ऊपर y है नीचे y डैश। तो यानी ऊपर जो y का मान है वो कैसा है प्लस और नीचे जो y का मान है वो कैसा है माइनस। तो यहां से आपको क्लियर हो गया कि ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसके अंदर प्लस प्लस वाले आएंगे, सेकंड के अंदर माइनस प्लस वाले आएंगे, थर्ड के अंदर माइनस माइनस के आएंगे और फोर्थ के अंदर प्लस माइनस के आएंगे। अब उसके बाद इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। मान लो आपको बोला 2, 3, तो इसको आप एक्सिस पर रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, एक्स वाई अक्ष पर। तो बेटा इसको एक्स वाई तल पर रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है, पहला जो पॉइंट होता है, ये 10वीं पढ़ रखा लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूं, एक्स अक्ष या उसके समांतर चली गई दूरी। दूसरा वाई अक्ष या उसके समांतर चली गई दूरी। तो एक्स पर कितना चले हम 2, वाई पर कितना चले 3। अब इसको आगे बढ़ाओ, इसको ऊपर बढ़ाओ, तो ये जो पॉइंट है आपका ये क्या कहलाएगा 2, 3। तो यहां आप देखो एक्स अक्ष या उसके समांतर, देखो उसके समांतर सब जगह दूरी कितनी है 2। तो यानी ये जो दूरी है आपकी कितनी है 2। अब देखो ये हो गया आपका वाई एक्स पर चल लो या उसके समांतर चल लो, तो ये दूरी कितनी कराएगी 3। तो इसको हम क्या बोलेंगे 2, 3। तो ये बात आपने 10वीं में कर रखी, फिर भी तुम्हें थोड़ा सा एक बार याद दिला दूं। फिर भी एक बार थोड़ा सा याद दिलाने का उद्देश्य था और कोई उद्देश्य नहीं था। और बेटा एक्स अक्ष वाले को हम क्या बोलते थे, जो पहले नंबर पे हम लिखते हैं एक्स अक्ष वाले को, उसको हम भुज बोलते हैं और दूसरे वाले को क्या बोलते हैं कोटि। ओके, पहले वाला क्या होता है भुज और दूसरे वाला क्या होता है कोटि। पहले को हम ऑर्डिनेट बोलते हैं और दूसरे को एब्सिशा, और पूरे के पूरे को हम क्या बोलते हैं ऑर्डिनेट यानी निर्देशांक। ठीक होगी बात यहाँ तक। तो बेटा थोड़ी सी बातें हम 10वीं की पढ़ेंगे। 10वीं की पढ़ने से मतलब सबसे पहले 10वीं में आपको पढ़ाया जाता था 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। मान लो आपके पास ये 2 बिंदु हैं, एक बिंदु A है आपके पास, एक बिंदु B है, और इन दोनों के बीच की आपसे दूरी पूछी और इनके निर्देशांक दिए हैं। तो बेटा निर्देशांक को हम क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेट। निर्देशांक को हम क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेट। और जो पहले नंबर पर होता है उसको हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। ठीक है, कोटि भुज। और दूसरे को बोलते हैं एब्सिशा। एब्सिशा ठीक है बेटा। तो पहला क्या हुआ भुज, दूसरा क्या हुआ कोटि। तो अब ये बातें तो चलो है ही। तो बेटा ए के जो कोऑर्डिनेट है आपके पास, ए के जो निर्देशांक हैं वो है x1 y1 और बी के जो निर्देशांक है वो है x2 y2। ओके, कुछ भी हो सकता है, 1 2 हो सकता है, 2 3 हो सकता है, 4 5 हो सकता है। तो इसने पूछा कि ए बी के बीच की दूरी। तो बेटा ए बी के बीच की दूरी जो होगी आपके पास अंडर रूट, सबसे पहले आप x वालों का डिफरेंस करें तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y वालों का डिफरेंस करें तो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब कुछ बच्चों ने ऐसे भी पढ़ रखा होगा x1 माइनस x2, तो वो तुम्हारी मर्जी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि बच्चों एक बात बताओ, जब होल स्क्वायर हो गया तो माइनस का फिर से प्लस, प्लस है तो प्लस रहेगा ही रहेगा। तो यहाँ का जो मतलब है x2 माइनस x1 कर लो आप, चाहे x1 माइनस x2, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ का सीधा मतलब ये है x निर्देशांकों के अंतर का वर्ग। यहाँ का क्या मतलब है y निर्देशांकों के अंतर का वर्ग। ये 2 बिंदुओं के बीच की दूरी होगी भाई। अब आता है आपके पास, ये बेटा बड़ी इंपॉर्टेंट चीज चल रही, ये 10वीं की यहाँ लगी, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। ये आपके पास PQ है, P के निर्देशांक x1 y1 और Q के निर्देशांक x2 y2।
एक बिंदु आर आया इनके बीच में और आर के जो निर्देशांक है वो एक्स वाई, और उसने पी क्यू को एम और एन के अनुपात में विभाजित कर दिया। यानी पी से लेके आर तक की दूरी एम और भाई क्यू से लेके आर तक की दूरी एन, बीचों बीच नहीं इसने काटा, एम और एन के अनुपात में विभाजित कर दिया। तो बेटा आर के जो निर्देशांक होंगे वो क्या होंगे, एक्स बराबर जो होगा आर का निर्देशांक वो कहे के बराबर होगा, वो होगा एम एक्स टू, यानी एम की गुणा इधर एम एक्स टू प्लस एन की गुणा इधर एन एक्स वन, और पूरे के अपॉन में आ गया आपके पास एन प्लस एन। ध्यान रहे यहाँ अगर x है तो x वाले ही आएंगे सारे के सारे, यहाँ अगर y है तो y वाले ही आएंगे सारे के सारे, और इधर की गुणा इधर होती है, इधर की गुणा इधर होती है। तो बेटा m की गुणा इधर हुई, y है तो y वाले में होगी, तो कितना आ गया। इनको आप समझने का प्रयास करें ना कि रटने का। तो ये आया आपके पास my2 प्लस ny1 और पूरे के अपॉन में है आपके पास n प्लस n। तो बेटा ये जो हो गया आपके पास, ये क्या हो गया कि अगर किसी रेखा को कोई बिंदु आके काट दे, किस अनुपात में काट दे, m और n के अनुपात में काट दे, तो अगर m के अनुपात में काट देता है तो उसको आप ऐसे लिखें, इट्स ओके। कई बार क्या होता है इसमें कि अगर m बराबर n हो, m बराबर n का मतलब क्या हुआ, r मध्य बिंदु, इसका मतलब क्या हुआ, r जो है वो p q का मध्य बिंदु है। तो बेटा m के बदले में अगर आप n रख दो यहाँ से, m के बदले में आपने क्या रखा n, m के बदले में क्या रखा n, m के बदले में क्या रखा n, m के बदले में क्या रखा n। तो ऊपर से n कॉमन लिया, नीचे 2n, n से n कैंसिल हुआ, तो सीधा सीधा कितना आ गया भाई, x1 प्लस x2/2, और ये कितना आ गया y1 प्लस y2/2। तो यानी मध्य बिंदु के दो निर्देशांक होंगे, वो क्या होंगे, x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक की बात सभी की क्लियर होगी। और बेटा इसको हम बोलते हैं अंतः विभाजन। हालांकि एक बाह्य विभाजन भी होता है, तो बेटा बाह्य विभाजन की जब कहीं आवश्यकता होगी तभी बताएंगे। फिलहाल तो आप बाह्य विभाजन में याद रखें कि क्या आ जाता है, माइनस। ये कहे का फॉर्मूला था आपका अंतः विभाजन, बाह्य वाले में क्या आ जाता है, माइनस। या चलो अच्छा सीख ही लो, फिर बाह्य को आप लगे याद, फिर कहीं और आएगा, फिर तुम कहोगे बताया नहीं। ये बेटा क्या है आपका p के निर्देशांक क्या है, ऊपर मिला हुआ x1 y1, ये क्या है q, निर्देशांक क्या है x2y2, और r जो है बेटा इस बार बाहर है। तो r बाहर अगर है तो r के निर्देशांक xy, पहले आप देखिए r की p से दूरी m थी, इस बार भी वही है, r की p से दूरी m है और r की q से दूरी कितनी है, n है। बस इस बार r जो है वो कहाँ है, बाह्य, बाहर। समझ में आ रही होगी बात। तो अब जो फॉर्मूला होगा उसमें माइनस लग जाएगा। x बराबर क्या था आपका, mx2 माइनस mx1 अपॉन m माइनस n, और y बराबर my2 माइनस my1 और अपॉन में आया आपके पास m माइनस n। तो बेटा बाह्य विभाजन भी आपकी समझ में आ ही गया, तो अब बार बार का झंझट नहीं रहेगा बाह्य विभाजन का। अब होता है बच्चों त्रिभुज का क्षेत्रफल, इट इज ए ट्रायंगल। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक त्रिभुज है जिसके निर्देशांक दिए हैं मुझे, ए के निर्देशांक x1 y1, बी के निर्देशांक x2 y2 और सी के निर्देशांक x3 y3। इट्स ओके। तो अगर तुम्हारे से कोई त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछे तो एक तो यह कि फॉर्मूला रट लो, दूसरा तरीका ये आप इनको ऐसे लिख लो, x1 y1, x2 y2, x3 y3, और ऊपर वाला फिर से आप रिपीट कर दो। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल डेल्टा बराबर 1/2, और भाई इधर से गुणा कर दो, ऐसे पहले ऐसे करेंगे गुणा बेटा। तो x1 की y2 के साथ अगली x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y1, फिर आप माइनस लगाएंगे अपने पे से। अब जो बच गए जैसे इसकी इधर की तरफ करेंगे, तो ये क्या बचा, x2 y1 प्लस x3 y2 प्लस x1 y3, ब्रैकेट 1 और मेन ब्रैकेट भी 1। तो पहले आप इधर से इधर की गुणा करेंगे सबकी, फिर आप माइनस लगाएंगे और फिर इधर से इधर की गुणा करेंगे जो बच गए, ठीक है, और बाहर 1/2। तो बेटा ये होता है आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल। और नहीं तो भाई किताब में इसका फॉर्मूला दिया हुआ, तुम उसको भी रट सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात तो है। तो बेटा यहाँ तक की बात सभी की समझ आई होगी।
और बेटा मैं यहाँ तक कोई क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ तुम्हें, क्योंकि मैं पहले थ्योरी पढ़ाऊंगा भाई तुम्हें, क्योंकि अगर थ्योरी क्लियर है तभी तुम कुछ कर पाओगे। तो अभी तक आप लोगों ने पूछा या पढ़ा दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी के बाद आपने पढ़ा एक रेखा को अगर कोई बिंदु m और n के अनुपात में काट दे, अंतः विभाजन बाह्य विभाजन पढ़ लिया, मध्य बिंदु पढ़ लिया, और ये पढ़ लिया त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब आप पढ़ते हैं यदि तीन बिंदु सरेख हैं कॉलिनियर, यदि कोई तीन बिंदु सरेख है तो बेटा अगर कोई तीन बिंदु सरेख है तो त्रिभुज बनेगा ही नहीं, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो क्या होगा, 0। तो अगर सरेख का मतलब एक रेखा पर, ये रेखा है, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, तो तीनों से कोई त्रिभुज बनेगा ही। अगर रेखा से जरा सा भी हट गया, मान लो यहाँ होगा, तो फट से त्रिभुज बन जाएगा, ये बन गया ना त्रिभुज, चाहे जैसा भी बना। तो अगर एक ही रेखा पर है तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो 0, अर्थात त्रिभुज बनेगा ही नहीं। तो ये भी बात समझ में आ गई। अब हम शुरू करते हैं एक रेखा की ढाल। तो बेटा अब हम रेखा पर चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको रेखा के बारे में बता दूं, इट इज ए लाइन। अगर ऐसे एरो लगा हुआ है, क्योंकि बेटा रेखा की कोई लंबाई नहीं होती, रेखा की केवल दिशा होती है, डायरेक्शन। रेखा की कोई लंबाई नहीं होती, रेखा के ऊपर इसीलिए हम क्या लगाते हैं, एरो, तीर का निशान, ये कहीं तक भी जा सकती है। तो रेखा के अंदर क्या होती है, लंबाई जो है रेखा की वो इन्फिनिटी होती है, कुछ पता नहीं कहां तक जा रही है। लेकिन रेखा के अंदर क्या होती है, दिशा। दिशा का मतलब कि भाई वो एक्स अक्ष से 30 डिग्री पर है, एक्स अक्ष से 50 डिग्री पर है, ठीक है। तो रेखा के अंदर क्या होती है, डायरेक्शन। तो बेटा डायरेक्शन के लिए सबसे पहले हम जो आज का टॉपिक हमारा रहेगा वो रहेगा रेखा की ढाल, स्लोप ऑफ ए लाइन। तो बेटा आज हम स्लोप ऑफ ए लाइन पढ़ेंगे। अगर आपको रेखा की ढाल पता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर कोई समस्या नहीं। तो बेटा रेखा की ढाल होती क्या है, मैं आपको बता दूं। कई तरीके से निकलती है रेखा की ढाल, मैं चित्र सहित आपको समझाऊंगा ताकि आपको समझने में कोई समस्या ना हो। देखो बेटा ये आपका क्या है, एक्सिस, इट इज एक्स एक्सिस, इट इज एक्स डैश, इट इज वाई और इट इज वाई डैश। ये आपके पास एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश। तो यहां हम क्या करेंगे, मान लो ये कोई रेखा जा रही है आपकी, इधर को भी जा सकती है रेखा, इधर को भी जा सकती है, किधर को भी जा सकती है रेखा। तो आप चेक करेंगे एक्स अक्ष की धन दिशा। तो ये एक्स के अक्ष की कौन सी होती है, धन, और ये एक्स का क्या होता है इधर, ऋण। तो बेटा एक्स अक्ष की धन दिशा, और धन दिशा कब मिलती है, जब एंटी क्लॉकवाइज चले। तो ये एंटी क्लॉकवाइज आप नापेंगे, ऐसा नहीं कि आप इधर से इधर को नाप लेंगे, वो हो जाएगा आपका क्लॉकवाइज। तो एक्स अक्ष की धन दिशा से क्लॉकवाइज कितना एंगल बन रहा है, मान लो ये एंगल जो है वो थीटा बन रहा है। ये क्या है आपकी कोई रेखा, इट इज एल फॉर एक लाइन, ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो यदि कोई रेखा, लिख लो, एक्स अक्ष की धन दिशा से एंटी क्लॉकवाइज थीटा कोण बनाती है, तब रेखा का झुकाव, भाई इसको आप ढाल को स्लोप भी बोलते हैं, इसको आप झुकाव भी बोलते हैं, इसको आप आनति भी बोलते हैं, इसको आप प्रवणता भी बोलते हैं, बहुत सारे नाम हैं इसके। रेखा का स्लोप, झुकाव, आनति, प्रवणता, तो इसको डिनोट कैसे करते हैं, एम से। तो एम बराबर क्या होगी भाई, है ना, tan थीटा। समझ में आई सबको। तो अगर कोई रेखा एक्स अक्ष की धन दिशा से एंटी क्लॉकवाइज थीटा एंगल बनाती है, तो उस रेखा की दिशा जो होगी, सॉरी स्लोप जो होगा उसका m बराबर tan थीटा। पहला सूत्र समझ में आया, याद रहेगा, इसीलिए मैंने चित्र सहित बनाया, क्योंकि रेखा इधर को भी हो सकती थी, तो इधर को होगी तो थीटा ई हो जाएगा, किधर को भी हो सकती है भाई रेखा। तो मुझे उम्मीद है पहला तरीका आपकी समझ में आया होगा, एक रेखा का स्लोप निकालने का। अब मैं दूसरा तरीका बताता हूँ। मान लो एक रेखा लाइन L और इसके ऊपर दो बिंदु विद्यमान है, एक बिंदु P है जिसका निर्देशांक x1 y1 है, और दूसरा बिंदु Q है
जिसका निर्देशांक x2 y2। तो बेटा इस रेखा की जो ढाल होगी, स्लोप होगी, तो m बराबर y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। यानी y वालों का आप डिफरेंस कर दो और अपोन में आप x2 माइनस x1 कर दो। समझ में आया सबको? तो एक रेखा की जो ढाल होगी आपके पास y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सबकी समझ आ गई होगी यहां तक की बात? आगे बढ़ो। अब हम चलते हैं दो रेखाओं के समांतर और परस्पर लंब होने का प्रतिबंध। नया हेडिंग डालो, दो रेखाओं के परस्पर समांतर और लंब होने का प्रतिबंध। भाई एक रेखा ये है जिसका जो स्लोप है, ढाल है, वो m1 है, और ये एक दूसरी रेखा है, इसका जो स्लोप है वो कितना है m2। स्लोप निकालना मैं बता चुका हूं, अगले स्टेप पे पहुंच गए हम। एक रेखा जिसकी जो स्लोप है वो m1 है और दूसरी की जो स्लोप है m2 है। अब दोनों एक दूसरे को थीटा कोण पर काट रही है, ठीक है? तो ऐसी कंडीशन में tan थीटा बराबर जो होगा आपके पास m1 माइनस m2 और 1 प्लस m1 m2। याद करो सब बच्चे, यदि दो रेखाएं जिनकी प्रवणता m1 m2 है, और प्रवणता में बता चुका आपको दो तरीके कैसे निकलती है, जिनकी प्रवणता m1 m2 है और उनके बीच का कोण थीटा है, तो tan थीटा बराबर m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। अब आया थीटा बराबर 0 डिग्री। यानी दोनों रेखाएं अगर समांतर हो तो समांतर का मतलब tan 0, तो tan 0 कितना हो गया 0, और m1 माइनस m2 और 1 प्लस m1 m2 ये भी 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि m1 बराबर m2, यानी दोनों की स्लोप एक जैसी है। अरे दो रेखा समांतर जब भी तो कहलाती हैं जब उनकी स्लोप एक जैसी हो। देखो ये दोनों समांतर है, दोनों की स्लोप एक जैसी। तो बेटा दोनों की स्लोप अगर एक जैसी आ गई तो दोनों रेखा क्या होंगी? समांतर। अब आता है थीटा बराबर 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब tan 90। tan 90 होता है इन्फिनेटिव, यानी 1/0, और m1 माइनस m2 और 1 प्लस m1 m2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये तो 0 ही हो जाएगा, तो इधर क्या रहेगा आपके पास 1 प्लस m1 m2 बराबर 0। तो यहाँ आया m1 m2 और बराबर आ गया आपके पास -1। तो अगर दो रेखाएं जिनकी प्रवणता m1 m2 है और वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती हैं, तो m1 m2 बराबर जो होगा आपके पास वो कितना होगा -1। तो बेटा काफी कुछ मैंने आपको बता दिया। तो अब आज का जो कार्य है, उदाहरण, आज का जो होमवर्क है बेटा वो करोगे आप लोग। उदाहरण 1, 2 और 1, 2 के बाद उदाहरण 3 बिंदुओं की संरेखता में बता चुका भाई, और 4, 5, 4 और 5। बेटा अभी एक बात बताई थी मैंने, अगर 3 बिंदु संरेख है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0, ये बिंदु P है, ये Q है, ये R है, ठीक। अब देखो संरेख अगर है तो यहाँ आप एक काम कर सकते हैं, पी क्यू की प्रवणता निकाल दो। प्रवणता आप सीख चुके, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और इधर क्यू आर की प्रवणता निकाल दो। अगर इन दोनों की प्रवणता बराबर आ गई, यानी जो ढाल इसका वही ढाल इसका, तो तब भी तो संरेख ही हुए। तो संरेख के लिए एक कंडीशन और है, इसको भी आप नोट कर लो। तो बेटा उदाहरण 5, तो उदाहरण तो हो ही गए, और उदाहरण के बाद जो आप 10.1 प्रश्नावली करेंगे तो ज्यादा नहीं करेंगे, बस इसके शुरू के 8-9 क्वेश्चन, क्योंकि ज्यादा कुछ टिपिकल भी नहीं है। तो 1 से लेके 10 तक के प्रश्नों पे कोशिश करनी है बेटा, कोशिश, ओनली ट्राई। और जो भी नहीं होगा वो आप मेरे से पूछें कल। तो कल फिर बेटा हम रेखा वगैरह के बारे में बताएंगे, रेखा कैसे होते हैं, क्योंकि टेस्ट में भी आएगा। तो हमारे पास कल और परसों 2 दिन और है। अब देखो बेटा बहुत ज्यादा काम भी देखे फिर गड़बड़ हो जाएगा ना तुम्हें। तो मुझे लगता है कि आज तुम इस काम को करो। वीडियो भी काफी लंबी होगी मुझे लग रहा, हाँ 24 मिनट होगी। तो बेटा आप लोग उदाहरण 1, 2, 3, 4, 5 और प्रश्न 1 से 10 तक शाम तक इसको फटाफट भेजो। कल इसकी प्रॉब्लम पूछो और फिर हम नया तरीका नया शुरू करेंगे बेटा यहाँ तक। तो